24 दिसंबर 1999 की वो सर्द शाम, जब काठमांडू का ट्राई भुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुशियों और हॉलीडे स्पिरिट से भरा हुआ था। लोग अपनी फैमिलीज के साथ क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाकर वापस लौट रहे थे। इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC 814 अपने वक्त पर यानी शाम के 4 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से ज्यादातर हिंदुस्तानी थे। कैबिन के अंदर हंसी मजाक चल रहा था। कुछ लोग गहरी नींद में थे और कुछ अपनी हनीमून की यादों को कैमरे में कैद कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके ठीक बगल वाली सीट पर बैठी है। उड़ान भरने के तकरीबन आधे घंटे बाद जब प्लेन 33,000 फीट की बुलंदी पर था तो शेफ अनिल शर्मा कॉकपिट का दरवाज़ा खटखटाता है। वो दरअसल पायलट्स के लिए चाय और कॉफ़ी लेकर आया था। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक मास्क पहना हुआ शख्स जिसके एक हाथ में ग्रेनेड और दूसरे हाथ में पिस्तौल होती है, अंदर घुस जाता है। वो पिस्तौल कैप्टन देवी शरण के सर पर रखकर सिर्फ 2 लफ्ज़ बोलता है, Fly west. वेस्ट का मतलब था पाकिस्तान। 4:53 पर फ्लाइट IC 814 अब 5 खूंखार टेररिस्ट के कब्जे में था। ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये हरकत मुजाहिदीन के ट्रेंड कातिल थे। अपने असली नाम छुपाने के लिए वो एक दूसरे को शेफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर के कोड नेम से बुला रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े हथियार आखिर प्लेन तक पहुंचे कैसे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि काठमांडू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा छेद था। एक कार बिना किसी चेकअप के एयरपोर्ट के अंदर जाती है और उस कार से एक शख्स उतरता है जिसके हाथ में ब्रीफकेस होता है और वही ब्रीफकेस हाईजैकर्स तक पहुंचाया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट इल्जाम लगाती है कि इस कार का ताल्लुक पाकिस्तान एम्बेसी से था और इस कार में सवार शख्स फर्स्ट सेक्रेटरी मोहम्मद इरशाद चीमा थे, लेकिन रियलिटी में इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। ये पूरी साजिश महीनों पहले मुंबई में रचाई गई थी। मुंबई में ही हाईजैकर्स को ट्रेन किया गया और फेक पासपोर्ट बनवाए गए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान की ISI पर लगाया कि ISI के ऑपरेटर्स ने हाईजैकर्स को ट्रेन किया था। जब प्लेन हाईजैक होने की खबर दिल्ली पहुंची तो वहां अफरा तफरी नहीं बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। अफसरों को लगा कि ये एक रूटीन मसला है जिसे पहले भी संभाला गया है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रजेश मिश्रा और PM अतुल बिहारी को इस वाक़ये का इल्म तकरीबन 1 घंटे बाद हुआ। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप CMG की मीटिंग शाम 6 बजे शुरू हुई, लेकिन कोई तेज़ी नहीं दिखाई गई। प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो रहा था और हाईजैकर्स उसे लाहौर ले जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने लैंडिंग की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। कैप्टन देवी शरण ने बड़ी सूझबूझ से हाईजैकर्स को मनाया कि प्लेन को अमृतसर में उतारा जाए ताकि फ्यूल भरा जा सके। शाम के 7:01 पर प्लेन अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ये भारत के पास सबसे बड़ा और शायद आखिरी मौका था कि टेररिस्ट को पकड़ा जा सके। दिल्ली से CMG ने ऑर्डर दिया कि रीफिलिंग में जितनी हो सके देरी की जाए ताकि NSG कमांडोज अमृतसर पहुंच सके। लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन का एक ऐसा ब्लंडर हुआ जिसने तारीख बदल दी। पंजाब के DGP सरबजीत सिंह को हाईजैकिंग की खबर सरकारी चैनल से नहीं बल्कि TV न्यूज़ से मिली थी। रनवे पर एक फ्यूल टैंकर भेजा गया, लेकिन ड्राइवर और ATC के दरमियान मिसकम्युनिकेशन की वजह से टैंकर बीच रास्ते में ही रुक गया। हाईजैकर्स को शक हो गया कि भारत कोई कमांडो ऑपरेशन प्लान कर रहा है। प्लेन के अंदर दहशत का माहौल बन गया। दबाव बनाने के लिए टेररिस्ट ने अपना पहला शिकार चुना, 25 साल का रुपिन कत्याल, जो अपनी वाइफ रचना के साथ हनीमून से लौट रहा था। उसे हाईजैकर्स ने सब के सामने बेरहमी से चाकुओं से गोदना शुरू कर दिया। पूरे प्लेन में सिर्फ चीखें थीं और फर्श पर बेगुनाह खून फैल रहा था।
कैप्टन के सर पर बंदूक रखी गई और हुक्म दिया गया कि उड़ाओ प्लेन को, वरना सबको मार देंगे। बिना फ्यूल और बिना क्लियरेंस के IC-814 भारत की ज़मीन से उड़ गया। भारत ने अपना गोल्डन चांस अपनी ही आंखों के सामने धुएं में उड़ता देखा। अमृतसर से निकलने के बाद बाजी भारत के हाथ से निकल चुकी थी। प्लेन दोबारा लाहौर पहुंचा। इस बार जब पायलट्स ने क्रैश होने की धमकी दी तो पाकिस्तान ने लैंडिंग लाइट्स ऑन कर दी थी। लाहौर में प्लेन को फ्यूल तो मिला, लेकिन किसी भी पैसेंजर को उतरने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जख्मी रोपन कत्याल को भी मेडिकल हेल्प नहीं दी गई। रोपन ने उस रात दर्द से तड़पते हुए जान दे दी। अगली मंजिल थी दुबई। वहां तकरीबन 27 पैसेंजर्स को छोड़ा गया, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। लेकिन उनके साथ एक और चीज बाहर आई, रोपन कत्याल का बेजान जिस्म। जब उसकी लाश को प्लेन से नीचे फेंका गया तो पूरे हिंदुस्तान का गुस्सा बेबसी में बदल गया। 25 दिसंबर की सुबह जब सूरज उगा तो IC-814 कंधार के रनवे पर खड़ा था। ये जगह भारत के लिए किसी ब्लैक होल से कम नहीं थी। ये तालिबान का इलाका था। रनवे पर तालिबान के टैंक्स और लड़ाकुओं ने प्लेन को घेर लिया था। दुनिया को लग रहा था कि तालिबान मदद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो टेररिस्ट की ढाल बने हुए थे ताकि भारत कोई कमांडो ऑपरेशन न कर सके। प्लेन के अंदर हालात जहन्नुम जैसे हो चुके थे। टेररिस्ट ने साइकोलॉजिकल टॉर्चर शुरू किया। पैसेंजर के सर पर बंदूक रखे और उन पर हंसते। जब दिल्ली सरकार को समझ आ गया कि हथियार काम नहीं आएंगे तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। तब इराक के ऑफिसर अजित डोवल और वीगप की टीम कंधार के तपते हुए रनवे पर उतरी। डोवल जानता था कि वो एक ऐसी शतरंज की बिसात पर हैं जहां उनके पास बैकअप नहीं था। हाईजैकर्स की मांगें सुनकर दिल्ली सरकार हिलकर रह गई। 36 खूंखार कैदियों की रिहाई, $200 मिलियन की रकम और एक मरे हुए टेररिस्ट की हड्डियां। ये मांगे सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि भारत को घुटनों पर लाने की एक बड़ी साजिश थी। डोवल का मिशन अब सिर्फ पैसेंजर्स को बचाना नहीं था, बल्कि अपने मुल्क की इकॉनमी को भी सेव करना था। कंधार का रनवे प्रेशर कुकर बन चुका था। दिल्ली की सड़कों पर पैसेंजर्स के खानदान निकल आए थे और मीडिया का दबाव सरकार के हाथ पांव फुला रहा था। पीएम अतुल बिहारी और अडवाणी एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां हर रास्ता तबाही की तरफ जा रहा था। एक तरफ 176 मासूमों की जिंदगी थी और दूसरी तरफ मुल्क का असूल कि टेररिस्ट से कोई समझौता नहीं करना। घंटों तक चली जहनी जंग के बाद टेररिस्ट की लिस्ट 36 से घटकर सिर्फ 3 पर आ गई। लेकिन ये 3 नाम सिर्फ नाम नहीं थे, ये बारूद थे। मुश्ताक अहमद जरगर, उमर सईद शेख और सबसे जहरीला मौलाना मसूद अजहर। 30 दिसंबर की शाम तक ये साफ हो गया था कि भारत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अगर कमांडो ऑपरेशन होता है तो तालिबान के टैंक्स हिंदुस्तानी जवानों को भून कर रख देंगे। ये एक ऐसी हार थी जिसे भारत को गले लगाना पड़ा। 31 दिसंबर 1999 जब पूरी दुनिया नई सदी की जश्न की तैयारी में थे, तब भारत में एक कोहराम मचा हुआ था। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से एक स्पेशल प्लेन उड़ान भरता है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह खुद सवार थे। उनके ठीक बगल वाले कैबिन में वो 3 खूनखार टेररिस्ट बंद थे। भारत की तारीख में ये एक शर्मनाक हार थी। एक कैबिनेट मिनिस्टर खुद कातिलों को उनकी आज़ादी तक पहुंचाने जा रहा था। कंधार के रनवे पर जसवंत सिंह और अजित डोवल की मौजूदगी में उन तीनों को तालिबान के हवाले कर दिया गया। जैसे ही टेररिस्ट ने अफगानिस्तान की मिट्टी छुई तो उनके चेहरों पर एक मक्कार मुस्कान थी। दूसरी तरफ IC-814 का दरवाज़ा खुला और 8 दिनों से मौत के साए में जी रहे पैसेंजर्स बाहर निकले। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर एक अजीब सा खालीपन था। बाहर से देखने पर यह कंप्लीट मिशन तो था, क्योंकि 176 जिंदगियां बच गई थी। लेकिन वहां खड़े हुए डोवल और जसवंत सिंह जानते थे आज जो कुर्बानी दी गई है उसका अंजाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। लेकिन ये इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नए
और भयानक दौर की शुरुआत थी। मौलाना मसूद अजहर ने रिहा होने के बाद जैश-ए-मोहम्मद की बुनियाद रखी। ये वही तारीख थी जिसने महज 2 साल बाद भारत के पार्लियामेंट पर हमला किया और इसी गिरोह ने 2019 के पुलवामा हमले में भी भारत के 40 जवानों को हलाक किया। उमर सईद शेख ने बाद में अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पेरल को बेरहमी से कत्ल करके दुनिया को अपनी दरिंदगी दिखाई। 176 लोगों के बदले जो 3 लोग छोड़े गए थे, उन्होंने आने वाले सालों में सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाया। कंधार की इस डील ने दुनिया की दहशतगर्द तहरीकों को एक खतरनाक पैगाम दिया कि अगर आप भारत पर दबाव डालेंगे तो भारत को झुकना पड़ सकता है। आज 26 साल बाद वही IC-814 की कहानी उसी सवाल पर ला खड़ा करती है, क्या वो फैसला सही था? एक तरफ 176 खानदानों की खुशियां थीं और दूसरी तरफ पूरे मुल्क के खानदानों की खुशियां थीं। क्या अमृतसर की वो 45 मिनट की देरी भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक भूल थी? इस कहानी का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं था। कंधार की वो शाम हमें याद दिलाती है कि इंसानी जान और मुल्क की हिफाजत के बीच का चुनाव कभी आसान नहीं होता। भारत ने जिंदगियां तो बचाई, मगर उस दिन एक ऐसी जीत हासिल की जिसकी कीमत भारत आज भी चुका रहा है। लेकिन भारत अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहता है, चाहे वो पुलवामा का हमला हो या पहलगाम में अटैक हो। लेकिन पाकिस्तान एक अमन का सफीर है जिसकी हकीकत आज पूरी दुनिया मान रही है, और इसका सबूत ये है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने वर्ल्ड वार 3 को रोकने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया है।